सुप्रभात छात्रों। हम सृजनात्मक भाषा के गुण जो है, पहला गुण जो सृजनात्मकता, तो इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे पिछले लेक्चर के में। तो ये सृजनात्मक भाषा जो है उसका कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो उसे राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं तो उसे हम यानी राष्ट्रभाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में या संपर्क भाषा के रूप में भी उसे स्थान प्राप्त होता है। तो यह यानी इसका प्रयोग जो है साहित्य, शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, कला और संस्कृति की विभिन्न विधाओं की अभिव्यक्ति, आदान प्रदान तथा संप्रेषण का माध्यम है। यह भाषा जो है वह हिंदी की संप्रेषणीयता जो गुण है वह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह सब इसके बहिरंग आयाम है। इसके जो बहिरंग आयाम कहा है क्योंकि नियमों में उसे बांध दिया गया है। इन आयामों का मूल अंतरंग आधार मानक हिंदी की वह अनुरूपता है, यानी उसे बांध दिया है। जैसे स्वर, व्यंजन, कारक, वाक्य कैसा हो, वाक्य रचना कैसी है, शब्द शक्तियां, तो ऐसे यानी उसके अलग अलग अवयव जो है उस अवयव में उसे बांध दिया है। मान लीजिए हमारा शरीर है, या क्या हमारा शरीर यानी क्या उसके अलग अलग अवयव नहीं है? हमारी आंखें है, हमारा नाक है, हमारा मुंह है, दांत है, ओष्ठ है, जीवा है, यानी कान है, और ये सिर के अंदर ये सारे हिस्से आते हैं। हाथ है, पैर है, पेट है, तो ऐसे हाथ की उंगलियां है, पाँव की उंगलियां है, एड़ी है, तो ऐसे जो सारे उसमें, तभी उसे क्या कहा गया है, यह मनुष्य का शरीर है। ये एक हाथ यानी ये शरीर नहीं, सिर पर सिर यानी हमारा शरीर नहीं है, ये सारे होते हैं तब क्या होता है, हमारा शरीर बनता है। उसी तरह सृजनात्मक भाषा जो है वो मानांकित होती है, वो मानक भाषा होती है। तो इसी कारण उसके यानी मानक भाषा में उसका स्थान निश्चित किया जाता है। जो ध्वनि, शब्द और वाक्य स्तर पर कुछ विशेष और सर्वत्र समानता, ग्रहित व्याकरणबद्धता के कारण सहजता सुबोधता सिद्ध हुई है, यानी सहजता सुबोधता सिद्ध हुई है ऐसे कहते हैं। असृजनात्मक भाषा के भी फिर दो प्रकार होते हैं। विशुद्ध साहित्य रूप में जो साहित्य में प्रयुक्त होती है, और लोक साहित्य तथा पत्र पत्रिकाओं में प्रयुक्त होती है। यानी जैसे हम देखते हैं लोक साहित्य की भाषा अलग होती है और साहित्य की भाषा अलग होती है। लोक साहित्य यानी लोगों का साहित्य, लोग जैसे बोलते हैं उसी तरह गाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देख ले लोकगीत। देखो लोकगीत कैसे होते हैं, अलग प्रकार के होते हैं। वहाँ की भावनाएं, वहाँ की रीति परंपरा सब कुछ इसमें होता है। कौन सा भी समाज हो, उनकी जो लोकगीत जो होते हैं वो अलग भाषा में लिखे हुए होते हैं। उनकी कहने की पद्धति भी अलग होती है। इसमें उस समाज की संस्कृति दिखाई देती है। संस्कृति का दर्शन यानी यह लोक भाषा कर देती है। विशुद्ध साहित्यिक रूप मानक या परिनिष्ठित होता है। भाषा का यह रूप व्याकरणिक नियमों द्वारा अनुशासित होता है। यानी विशुद्ध यानी जो साहित्यिक भाषा जो है वो मानक रूप में बंधित होती है। इसी कारण भाषा का यह जो रूप है व्याकरणिक नियमों द्वारा अनुशासित है, व्याकरण के नियमों में बंधा हुआ है। साहित्य का संबंध शिष्ट समाज से रहता है। शिष्ट समाज में भाषा ज्यादा परिवर्तित नहीं होती है, तो इसी कारण साहित्य का संबंध शिष्ट समाज से होता है। इसके अंतर्गत बुद्धिजीवी का वर्ग आता है, यानी पढ़े लिखे लोग जो है वह शिष्ट समाज में आते हैं। इसी कारण उसका जो संबंध है वो बुद्धिजीवी वर्ग से आता है। इस रूप में सरलीकरण तथा आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति को अपनाते हुए संस्कृत,
अरबी, फारसी, अंग्रेजी तथा आवश्यकता अनुसार दूसरी भाषाओं के शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। यह जो बुद्धिवादी लोग जो होते हैं वे आवश्यकता अनुसार आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति जो हमें देखते हैं, नया स्वीकारने की प्रवृत्ति, तो इसी समय यानी जैसे पढ़े लिखे लोग विदेश चले जाते हैं, दूसरे शहर में जाकर बसते हैं, तो वहाँ के शब्द उनकी भाषा में आते हुए दिखाई देते हैं। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, अगर लड़का पढ़ाई के लिए शहर चला जाता है, तहसील में चला जाता है गांव छोड़कर, तो उनकी भाषा में तहसील के कई शब्द आ जाते हैं। अगर वो तहसील छोड़कर भी वह जिले में प्रवेश कर देता है तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भाषा को अपनाता है। खान पान में तो परिवर्तन नहीं कर सकता है, लेकिन जब वह छुट्टी के लिए घर आ जाता है तो उनकी रहन सहन देखो, उनकी बोलने की पद्धति देखो, तो यानी यह भाषा विज्ञान के अध्ययन का विषय है कि इसमें कैसे परिवर्तन हो जाता है, भाषा में कैसे परिवर्तन आ जाता है, रहन सहन में कैसे परिवर्तन आ जाता है। तो ऐसे जो है यह साहित्यिक भाषा जो है, साहित्यिक यानी सृजनात्मक साहित्यिक भाषा जो है, वह इस भाषा में आधुनिकीकरण के दृष्टि से इसमें अरबी, फारसी, अंग्रेजी या दूसरी कोई शब्द, संस्कृत के शब्द गढ़ जाते हैं। सृजनात्मक भाषा के इस रूप में गांभीर्य तथा अंतःकरण की प्रवृत्ति के दर्शन भी होते हैं। अतः शिष्ट साहित्य रचना में हिंदी के मानक रूप को अपनाया जाता है। शिष्ट भाषा जो कहते, कोई व्यक्ति है, हम कहते हैं ना बहुत शिष्ट है, यानी वह सामान्य जनता के साथ उनका कोई मेलजोल नहीं रहता, तो इसी कारण से हम शिष्ट कहते हैं। तो भाषा भी उसी तरह है, बोली भाषा अलग होती है और यह सृजनात्मक भाषा जो अलग होती है वह शिष्ट होती है। उसे एक नियमों में बांध दिया गया, उसका क्या दोष है, नियमों में उसे बांध दिया गया है। सृजनात्मक भाषा का दूसरा रूप लोक साहित्य, पत्र पत्रिका तथा सामान्य समाचार पत्रों में देखने को मिलता है। इसकी भाषा बोलचाल की भाषा के निकट पहुंचती है, यानी साहित्यिक यानी लोक भाषा या लोक साहित्य की भाषा और पत्र पत्रिकाओं की भाषा जो है वह दोनों मिलकर एक रूप होते हैं, और साहित्य की भाषा जो होती है वह साहित्य की भाषा अलग होती है। सृजनात्मक हिंदी भाषा के संदर्भ में कहा जा सकता है कि सृजनकर्ता अपने पाठक वर्ग को ध्यान में रखते हुए ही भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे हम यानी अपने मित्रों में बहुत सारे बातें करते हैं और कहीं आप बैठ गए बातें कर रहे अपने मित्रों के साथ, उसी समय अगर कोई चैनल का कर्ता वहीं पे आ जाता है या वो जानकारी हासिल करने वाले लोग आ जाते हैं, तो उसी समय कोई वो कहेगा कि अरे आप अपने बारे में, अपने कॉलेज के बारे में, अपने गांव के बारे में कुछ बताओ, तो वहां से वो लड़के भाग जाते हैं। बैठे बैठे बहुत गप्पा हाँप रहे थे, बोल रहे थे, लेकिन माइक के सामने कुछ कहना बहुत आसान होता है, ऐसा नहीं, बहुत कठिन होता है। अगर क्लास में बहुत सारे लड़के यानी ऐसे उनका क्लास के प्रति ध्यान नहीं होता है, बीच में ही उसे हम टोक देते हैं तो कई क्षण शांत हो जाते हैं और फिर उनका फिर अपना काम शुरू होता है। अगर उसमें से किसी एक लड़के को उठाकर सिर्फ उसे अपना नाम बताने के लिए कहो, वो उठने के लिए तैयार नहीं होता, या उसे कहते हैं हमने जो कुछ पढ़ाया है उसमें से 2-4 पंक्तियां आपके पास किताब है, तो 2-4 पंक्तियां उठकर खड़े रहकर सिर्फ पढ़कर हमें सुनाओ, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम पढ़कर सुनाए। नीचे बैठकर वो सुनाएगा, लेकिन खड़े होकर सभी के सामने कहना यह बहुत कठिन होता है। उसी तरह भाषा जो है वह यानी
परिनिष्ठित भाषा जो है, सर्जनात्मक भाषा जो है वह अलग रूप दिखाती है, और वह सृजनकर्ता जो है वह जिस भाषा का प्रयोग करने वाला जो है वह पाठक वर्ग को ध्यान में रखकर साहित्य लिखता है। इसे पढ़ने वाले कौन है? यानी साहित्य को पढ़ने वाले बुद्धिवादी ही होने चाहिए, पढ़े लिखे ही होने चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तब उस साहित्य बन जाएगा, नहीं तो खाली कागज ही बन जाएंगे। उसका ज्ञान नहीं है शब्दों का, उसके हाथ में गीता रहस्य चले जाए, महाभारत चले जाए, रामचरितमानस चले जाए तो क्या फायदा है? जैसे एक कहावत है कि गुड़ को यानी हम गुड़ खिलाए तो उसको क्या स्वाद आने वाला है? उसको कोई स्वाद नहीं आने वाला, उसे गुड़ खाए या कोई दूसरा घास खाए समान ही रहता है। यानी मरकट के हाथ में हम अगर यानी सच्चे मोतियों वाली कोई माला दे दे तो वो कहेगा ये क्या है, उसका कोई मोल नहीं है, वो तोड़कर फेंक देगा। और जो गुण का ग्राहक है वो कहेगा अरे अरे ये कैसा हो गया, यानी गुण का ग्राहक वो नहीं है। तो ऐसे जो है यानी यह प्रसंग इसमें चित्रित होता है कि यह लेखक जो होता है वह यानी उनका जो पाठक वर्ग है वो किस प्रकार का है उसकी के अनुसार वह यानी लिखता रहता है। इसी कारण सृजनात्मक भाषा की आवश्यकता अनुसार अपना रूप भी बदलती है। तो यह सृजनात्मक भाषा जो है पाठक किस प्रकार का है इसी के आधार पर अपना रूप बदलती है। कभी वह परिनिष्ठित रूप धारण करती है तो कभी बोलचाल की भाषा का रूप बन जाती है। वह कभी परिनिष्ठित भाषा का रूप धारण करती है तो कभी बोलचाल की भाषा का रूप बन जाती है, क्योंकि वह लोक साहित्य ने लोगों के लिए, सामान्य जनता के लिए लिख जाता है। तो उसमें यानी जो मानक रूप है, मानक रूप में हम लिखेंगे तो उसके लिए कोई पाठक ही नहीं बनेगा। जैसे हम कोई सिनेमा देखते हैं, फीचर फिल्म की कथा लिखने वाले जो लेखक है वो लिखते रहते हैं, लेकिन जब फीचर फिल्म बनाने वाले दिग्दर्शक जो होते हैं वो उसमें परिवर्तन कर देते हैं, क्योंकि यानी जिस इलाके का चित्रण है, जिस परिस्थिति का चित्रण है उसी के अनुसार उसे ढाल देना पड़ता है। तो ऐसे जो है यानी सृजनात्मक भाषा जो है या साहित्यिक भाषा, मानक की साहित्यिक भाषा जो है वह उसमें यानी लेखक जो है अपनी सुविधा के अनुसार उसमें परिवर्तन कर देता है। सृजनात्मक भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया का आरंभ लगभग 200 वर्ष पहले शुरू हुआ था। आज सृजनात्मक हिंदी, मानक हिंदी, खड़ी बोली का वह रूप, परिष्कृत रूप है जो भारत की राष्ट्रभाषा, राजभाषा, व्यवहारिक भाषा के रूप में स्वीकृत है। यह उच्च शिक्षा का माध्यम है। भारत के अनेक राज्यों के प्रशासनिक कार्यालाप इसी के माध्यम से होते हैं। इसमें सभी प्रकार के ज्ञान, विज्ञान, वाणिज्य, प्रौद्योगिकी, पत्रकारिता, तकनीकी आदि से संबंधित समर्थ शब्दावली है। अतः यह हर दृष्टि से स्वायत्त है। यानी यह भाषा जो हम देखते हैं सृजनात्मक हिंदी जो है वह आजकल यानी उच्च शिक्षा का माध्यम बन चुकी है। भारत के अनेक राज्यों के प्रशासनिक कार्यकलाप यानी हिंदी प्रदेश जो है उसमें हिंदी में यानी वहाँ का राजकाज होता था कि हिंदी प्रदेशों की राजभाषा ही हिंदी है, इसी कारण होता है। लेकिन राजकाज की भाषा, दफ्तर की भाषा अलग है और लोगों की भाषा अलग है। मातृभाषा के रूप में उसका स्थान अलग है और प्रशासनिक भाषा के रूप में उसका रूप अलग है। यह उच्च शिक्षा का माध्यम है। भारत के अनेक राज्यों के प्रशासनिक कार्यकलाप इसी के माध्यम से होते हैं। इसमें सभी प्रकार के ज्ञान, विज्ञान,
वाणिज्य, प्रौद्योगिकी, पत्रकारिता और तकनीकी आदि से संबंधित समर्थ शब्दावली है, अतः यह हर दृष्टि से स्वायत्त है। आजकल हम देखते हैं तो ज्ञान है, विज्ञान है, वाणिज्य है, प्रौद्योगिकी में भी यानी जैसे कंप्यूटर के विभाग में भी यानी उसका काफी प्रयोग हो रहा है। जैसे आज जैसे हमारे मोबाइल की भाषा हो, कंप्यूटर की भाषा हो या वाणिज्य की भाषा हो, वह क्या है यानी प्रौद्योगिकी यानी जैसे कंप्यूटर जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके यहाँ यानी क्या है इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। यानी वाणिज्य भी व्यापार में भी उसका काफी प्रयोग हो रहा है। तो यानी तकनीकी शब्द, उसके कई तकनीकी शब्द बनाए हैं और वो प्रचुर मात्रा में है। यानी IIT कानपुर हो, IIT खड़गपुर हो, हैदराबाद की यानी भाषा विज्ञान या लैब हो, तो यह सारे अपने अपने स्थान पर काम करते हुए आज हमें दिखाई देते हैं। उन्होंने बहुत सारी शब्दावलियां बनाई है, तो यानी अंग्रेजी के आधार पर बनाई है, लेकिन वह हिंदी ही है। तो ऐसे छात्रों आज हम यही रुकते हैं। धन्यवाद।